हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की। इसमें हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में मेनली दो ही पार्ट हमको पढ़ने हैं। कोर्स का टाइटल आपको पता है, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आप कुछ थियरीज वगैरह इससे पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और केमिकल डायनेमिक्स ये बिल्कुल नया है, हालांकि आप इसको 11th और 12th में पढ़ के आए हैं। इसमें मेनली फिजिकल केमिस्ट्री ही है, तो कैलकुलेशन वाला काफ़ी टर्म रहेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही रहेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं, उसमें समझने वाला कंसेप्चुअल पार्ट है। केमिकल डायनेमिक्स, इसमें हमको मेनली दो टॉपिक पढ़ना है, तीन। पहला है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है उसमें फेज इक्विलिब्रियम। तो ये तीन टॉपिक उसमें पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब हिंदी में बोले तो रासायनिक बलगतिकी। वहीं से हम आज शुरुआत करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो यही वास्तविकता है। थोड़ा सा जोश से भरे रहिए। मैं यही सोचता हूँ कि आप लेक्चर की स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी के साथ बैठें, ताकि पूरा कंप्लीट तो कर लें। क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो आधा अटेम्प्ट करते हैं लेक्चर, और आप जब पूरा लेक्चर पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा है, इक्वेशंस आएंगे, बहुत सारे समीकरण, हर चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता चलूँगा। साथ साथ जहाँ पे ज़रूरी होगा तो न्यूमेरिकल लेक्चर में ही करवाता चलूँगा मैक्सिमम। और बाकी तो हम लास्ट में हर सेमेस्टर की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक आधे इसमें साथ में ही सॉल्व करवा दूँ, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बना रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। कोर्स का टाइटल आपको पता ही है, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो रासायनिक बलगतिकी। थर्ड बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर बोलो या थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, पहले इसका हम परिचय आपको देते हैं। देखो, रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली परिवर्तनों को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री एक ब्रांच ही ऐसा है साइंस का जिसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे कि इसमें आप रिएक्शंस पढ़ते हो, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, उस पर सांद्रता का क्या प्रभाव है, ताप का क्या प्रभाव है, किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, यही सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना रहता है। तो रसायन विज्ञान में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो A + B मिलकर दो रिएक्टेंट हैं जो मिलकर एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं C, तो ये पूरी एक रिएक्शन है, अभिक्रिया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। तो इसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटी। पहली बात तो ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसका निर्धारण। तो इसका निर्धारण हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी से। अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो मेन ब्रांचें हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स। ये बताता है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं, अभिक्रिया की संभाव्यता, मतलब पॉसिबिलिटी। आप थोड़ी सी बेसिक चीजें तो जानते ही होंगे। जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको गिब्स मुक्त ऊर्जा भी बोलते हैं, और डेल्टा आगे अगर लगा हो
एक टाइप का कोई साइन, तो इसका मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन टाइम इज इक्वल टू निगेटिव। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए उसका डेल्टा जी निगेटिव है तो वह अभिक्रिया पॉसिबल होती, संभव। ठीक, कई सारे क्वेश्चन इसी संभाव्यता पे भी आ जाते हैं कि रिएक्शन दी होती है, उसमें से जी आपको कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा वो अभिक्रिया संभव होगी, मतलब वो आगे प्रोसीड करेगी। इसके बाद में आता है कि अभिक्रिया मान लो संभव तो है, फिर इसमें क्या क्या हम देखेंगे कि अभिक्रिया कब तक चलेगी। तो ये बताता है हमको केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इससे पता चलता है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, रिएक्शन बोले अभिक्रिया कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, साम्यावस्था आएगी, तुरंत अभिक्रिया बंद हो जाएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कोई कब तक चल सकती है। और थर्ड जो इसमें मेन पार्ट आता है कि अभिक्रिया की गति क्या होगी, कितनी तेज चलेगी या कितनी धीमी चलेगी। ठीक है, तो लास्ट आता है पॉइंट जिसको हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक, रासायनिक बलगतिकी। ये बताता है रिएक्शन की रेट, ठीक, कि अभिक्रिया किस गति से होगी, अभिक्रिया की गति को बताता है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में इस रेट को, इस गति को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, हो सकता है थर्ड ईयर में भी आपको पार्ट इसका पढ़ने को मिले। केमिकल इक्विलिब्रियम और ये केमिकल काइनेटिक्स, ये दो टॉपिक हमारे इस साल हैं पढ़ने, थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट को पढ़ना है, फिर रेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसको पढ़ना है, बस यही है केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें कोलिजन थ्योरी, किस तरह से रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करके, संघट्ट करके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारी थ्योरीज पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो आपको असल में पता चल गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, क्रिया की गति और उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, सब मैथमेटिकल टूल्स भी यूज होंगे। इसके जो उत्पत्ति है, केमिकल काइनेटिक्स वर्ड की उत्पत्ति, एक ग्रीक वर्ड है, इसकी उत्पत्ति हुई है काइनेसिस से। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब ही होता है गति। क्या होता है? गति, स्पीड। ठीक, तो काइनेसिस से हुई, इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड, रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं। तो इसको आप, ये सब बेसिक पॉइंट है, आप जानते ही हो, लेकिन मुझे तो बताना मेरा फर्ज है। बताएंगे नहीं तो आप लोग सोचोगे सर बेसिक से नहीं, एकदम हाई लेवल से पढ़ाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको 11-12 तक ही ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ये डेल्टा जी जो है, एक जो थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम, सबकी बैकबोन है, रेल रज्जु का काम करती है। यहाँ से आप कोई भी चीज डिराइव कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। भौतिक रसायन जो है वो डेल्टा जी पे ही डिपेंड करता है पूर्ण रूप से, क्योंकि अभिक्रिया की संभाव्यता उसी पे आधारित है। अगर निगेटिव नहीं हुआ डेल्टा जी तो अभिक्रिया ही नहीं होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। और ये क्लास ही मेनली इंट्रोडक्शन की है, लेकिन इसमें एक पार्ट भी कंप्लीट करेंगे हम, टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। आपने थंबनेल में देखा होगा, अभिक्रिया की गति, जिससे कि क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं। तो इसमें हमको मेनली सबसे पहले तो यही पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मतलब अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति या वेग कहो आप, बात वही है। ठीक, अभिक्रिया की गति के अलावा इसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR लिखेंगे आगे। ठीक, इसकी आदत डालिए आप ROR की, रेट ऑफ रिएक्शन की। और इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग
ROR। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से होंगे, मतलब अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की रेट को, गति को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। अब इसी ताप के अंदर घुस जाएगा बहुत बड़ा सा एक टॉपिक, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस समीकरण आप पढ़े होंगे। जब टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखेंगे रेट के ऊपर, रिएक्शन रेट के ऊपर, तो इसी में टॉपिक आएगा अर्हेनियस इक्वेशन, मतलब अर्हेनियस समीकरण। जब हम फैक्टिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला उसमें फैक्टर पढ़ेंगे टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में अर्हेनियस इक्वेशन आएगा। ये अर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर साल पूछा जाता है, अब जरूर पूछा जाएगा। सेकंड इसमें हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। सांद्रता किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन की रेट को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। इसमें ही टर्म आ जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिक्युलरिटी। मोलिक्युलरिटी मतलब आणविकता। आणविकता आपके सिलेबस में टॉपिक थोड़ा उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, मैं सीरियल से पढ़ाऊंगा एक एक चीज ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। थर्ड इसमें जो फैक्टर है वो है प्रेशर, मतलब दाब। ये दाब तभी काम करेगा जब गैसियस रिएक्शंस होंगी। मान लो हम बना रहे हैं जैसे कि N2 + 2H2 3H2, N2 और 3H2, इससे बना रहे हैं 2NH3, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन। इसमें नाइट्रोजन भी क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और अमोनिया जो बन रही वो भी गैस। तो जब सारा मटेरियल गैसियस होगा, ये एक या दो रिएक्टेंट गैसियस हो या प्रोडक्ट गैसियस हो, कुछ भी गैस वाला आएगा, तो उसमें प्रेशर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यह भी फैक्टर बहुत ही अच्छा होगा उसमें अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए रिएक्शन। तो इसका भी हम काम देखेंगे किस तरह से रिएक्शन में दाब का प्रभाव होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इसमें हमको कोलिजन थ्योरी भी पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी मतलब संघट्ट सिद्धांत या संघट्टवाद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन आज ही डिस्कस करेंगे कि ROR क्या है, क्रिया की गति, और कैसे निकालते हैं, इसका समीकरण क्या है और इसके क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल भी इसी में सोल्व करवा देंगे आपको। ठीक, उसके बाद में फैक्टर्स चालू होंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर से रिलेटेड जितने अर्हेनियस इक्वेशन वगैरह हैं सब देखेंगे, जो जहाँ जहाँ ग्राफ जरूरी होंगे ग्राफ बनवाऊंगा। फिर कंसंट्रेशन टर्म जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, प्रेशर और कोलिजन थ्योरी। तो इसमें लगभग 5-6 लेक्चर लगेंगे आपके और पूरी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इतना हमको पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, और भी बना रहेगा आपको, और पूरे लेक्चर में एनर्जाइज रहे, ज़्यादा सही रहेगा। सर मैं एनर्जी के लिए चाय पी रहा हूँ और मम्मी ने रखा था साइड में क्या, ब्रेड एकदम स्लो मोशन में एक एक उठा के खा रहा हूँ, चाय में डुबो के। जो ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड के खाने के चक्कर में लेक्चर मत भूल जाना, टॉपिक पे पूरा फोकस रखना भाई साहब, वरना सिर्फ और सिर्फ रहेगा हाथ में क्या, ब्रेड। स्लो मोशन समझ रहे हो, कुछ बच्चे से स्लो मोशन समझ गए होंगे, अगर मूवी देखे होंगे आप लोगों को तो पता चल गया होगा। वही स्लो मोशन, ऐसे और ऐसे वाला स्लो मोशन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति।
इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। रिएक्शन की गति 3 प्रकार की होती है। पहला तो होगी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब यहाँ से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। पेन और कॉपी उठा लीजिए, यहाँ से एक एक चीज नोट करिए, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे। अगर ये पार्ट आपका वीक है तो आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब बहुत ही तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी जब रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा? इससे बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, और ये प्रेसिपिटेट इसका बनेगा PPT, नीचे बैठ जाएगा। ठीक, किस कलर का होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किस कलर का होता है। अब आपको पता है ये रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन। ठीक, तो वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है वो मेनली आयोनिक रिएक्शन होती है। आयोनिक रिएक्शन जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वही बहुत ही तेज गति से संपन्न होती है। इसमें आपको पता है Ag प्लस में है, ये -1 में है, और ये भी प्लस और माइनस में है, तो आयन है जल्दी जल्दी इंटरेक्ट कर जाएंगे। इंटरेक्शन से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इतने फास्ट रिएक्शन होती है कि इसमें टाइम लगता है 10 की पावर 6 सेकंड। मतलब ये एकदम बहुत ही माइक्रो मतलब नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाने वाली रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की हम गति डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी स्पीड नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक, स्पीड डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम इस वाली टाइप के रिएक्शन को नहीं पढ़ते हैं। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है इसमें वो है वेरी स्लो, एकदम स्लो मोशन वाली, बहुत ही धीमी गति से होने वाली रिएक्शन। तो ये जो धीमी गति से होने वाली रिएक्शन है इसमें जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है? ये इतनी स्लो होती है कि इसके कंप्लीट होने में मंथ टू ईयर लग सकते हैं, मंथ्स टू ईयर। ठीक, मतलब कुछ महीनों से लेकर साल भर लग जाता है। जैसे कि आप कुछ लेके आए किसी को देने के लिए, समझ रहे ना, तो मान लो नहीं पेन उन लेके आए, कोई मान लो पेन लिए अच्छा सा किसी को देने के लिए, उसको आप बाहर रख दिए तो उस पर धीरे धीरे रस्टिंग होने लगेगा ना, आयरन पर रस्ट लगने लगेगा, जमा हो जाएगा, उसमें जंग लगने लगेगा, तो वो बेकार हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना आयरन का। वो नमी होगी जब और सीधे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रखा होगा लोहा, तो उस पर क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उस पर जंग लग जाएगा। तो ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि कई साल या महीने लग जाते हैं। तो इसको भी हम पढ़ के क्या करेंगे? पहली वाली रिएक्शन इतनी फास्ट है कि उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उसका रेट, और सेकंड वाली इतनी धीमी है कि उसका रेट तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन इस रेट को जान के हम करेंगे क्या? क्योंकि ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सब यही सारे लॉ फॉलो होंगे जो आज आप पढ़ोगे। आज से स्टार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए पढ़े जाते हैं। ठीक, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन हो जो विदिन मतलब 1-2 मिनट में या 1 घंटे में कंप्लीट हो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो मॉडरेट रिएक्शन होती है, थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन, रेट। ठीक, इस टाइप की रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। इस टाइप की रिएक्शन में बहुत सारी, जैसे कि अभी आपको मैंने लिख के दिखाया था N2 + 3H2, और इससे हम बनाते हैं 2NH3। अब ये मत बोला भाई साहब कि ये हाइबर प्रोसेस है। हाइबर प्रोसेस तो है, तो आप बताओगे इसके रिवर्सिबल लगाइए।
इस तरह वाला एरो लगाइए ऐसे, लेकिन ऐसे एरो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट जितना बनेगा इधर पलट जाएगा। हमको तो यहाँ प्रोडक्ट तैयार करना है इंडस्ट्री में ना, तो इसलिए हम ये वाला एरो लगाए हैं। ऐसा मत सोचना कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये गैसियस N2 और H2 की रिएक्शन होगी और इस तरह से क्या बनेगा, अमोनिया। ये ऐसी रिएक्शन है जो ना वेरी फास्ट है ना वेरी स्लो है, मॉडरेट है, इसीलिए हम अमोनिया का बहुत सारा उत्पादन करते हैं। अमोनिया का अच्छा क्यों उत्पादन करते हैं? यूरिया जानते हो आप लोग, यूरिया जो हमारे खेतों में पड़ती है फसलों में, तो उस यूरिया को बनाने के लिए अमोनिया की आवश्यकता होती है, इसलिए हम पहले क्या बनाते हैं, हम अमोनिया। अमोनिया से बहुत सारी ऐसी खाद्य हैं जो खेतों में डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्रियों में, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में जब रखी जाती है रिएक्शन कोई, तो हाइबर प्रोसेस वाला कुछ ज़्यादा ही फेवरेट होता है सभी प्रोफेसर का, जितने भी एग्जामिनर होते हैं। तो ये मॉडरेट रिएक्शन है। इसी टाइप की जो रिएक्शंस होगी उसको हम डील करेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। अब हम आपको कुछ इसमें बता दें, क्योंकि देखो ये तो बहुत स्लो थी, ये वेरी फास्ट थी। इसमें क्या हुआ, इसमें असल में जो नाइट्रोजन है वो इस तरह से बॉन्डिंग किए हुआ है, कोई आयन तो इसमें है नहीं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसमें इस तरह से बॉन्डिंग होगी। अमोनिया में भी एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से इस तरह से बंधा हुआ होगा। तो असल में इसमें हो क्या रहा है, ये बॉन्ड टूटने हैं और ये वाले बनने हैं। तो समझ रहे हो, वेरी फास्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना इतना तो आसान है नहीं ना, इतने जल्दी तो होता नहीं है काम। भाई जो पहले से जिसके पास बंधा है फिर दूसरे के साथ बंधना, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन में बंध रहा है, तो जल्दी इस तरह से वेरी फास्ट तो हो नहीं पाएगा। अब एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना है तो इतना थोड़ा टाइम लगेगा ना, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल तुरंत लोग छोड़ भी देते हैं। वेरी फास्ट नहीं है ना ही वेरी स्लो है, ये मॉडरेट रिएक्शन है। इसमें बॉन्डों का ब्रेकिंग होगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से रिएक्शन चलेगी। अब इस रिएक्शन का स्पीड हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट करिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यहीं से उठना स्टार्ट होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर डेफिनेशन 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 लिखो है, तो डेफिनेशन लिखेंगे ROR की, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time, with respect to time is called rate of reaction। ये सीधी डिफिनेशन है एक लाइन की। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब किसकी कंसंट्रेशन ये तो मैंने लिखा नहीं, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साथ साथ में बदलते हैं, ऐसा समझिए। मान लो ए बदल रहा था बी में, ए बी में बदल रहा था। मान लो T1 टाइम पर ए के 10 ग्राम थे, कितने ग्राम, 10 ग्राम। ए की मात्रा T1 समय पे 10 ग्राम थी और T2 समय पे ये 5 ग्राम रह गई, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, अभिकारक है। ये है आपका प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उत्पाद की मात्रा टाइम के साथ में बढ़ेगी। रिएक्टेंट जो अभिकारक है इसकी मात्रा टाइम के साथ घटेगी, इसीलिए लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ब्रैकेट में आप लिख लिए प्रोडक्ट या रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब समय के इकाई समय, एक यूनिट टाइम, एक निश्चित समय के बीच जो
कंसंट्रेशन मतलब सांद्रताओं में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि इसमें T1 टाइम पे किसी भी T1 टाइम पे, मान लो किसी भी टाइम पे आप देखिए इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन कितनी थी 10 ग्राम्स। फिर T2 समय पे कुछ समय बाद, कितना भी समय इसके बीच में हो सकता है, 5 ग्राम रह गया। जब T1 समय पे आप A को देखे थे 10 ग्राम था, तभी B को चेक किए थे तो कितना था, ये था 0 ग्राम। कितना, 0 ग्राम। और समय T2 पर, उसी समय T2 जब यहाँ देखोगे तो यहाँ जब 5 घट गया है, 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया, तो ये गया कहाँ होगा आखिर, ये तो प्रोडक्ट में ही बदला होगा, तो ये 0 से 5 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ जब 5 ग्राम घट गया तो वही 5 ग्राम इधर बढ़ गया, तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है एक ही समय अंतराल में, टाइम का गैप उतना ही है। मान लो आप 10:50 पे दोनों जगह देखे थे, उसको हम T1 मान लिए, तो 10:50 पे यहाँ 10 ग्राम था, यहाँ 0 ग्राम था। फिर आप सीधे 11 बजे देख रहे हो 10 मिनट बाद, तो यहाँ 5 ग्राम रह गया, यहाँ 0 से 5 बन गया, यहाँ 5 घटा, यहाँ बढ़ा। तो बीच में जो कंसंट्रेशन, दोनों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन आया है इस बीच के समय में, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी चीज के रेट मतलब होता है दर। रेट क्या होता है, दर क्या होता है, किसी भी चीज की दर होती है वह वस्तु बटे समय, क्योंकि रेट जो होती है वह सापेक्षिक चीज है, ये रिस्पेक्टिव चीज है। ठीक, इसको किसी रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसी भी चीज की रेट है, ठीक, इसको हम किसके समय में देखते, समय के सापेक्ष देखते हैं, तो ये रेट है। इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या, डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ concentration of reactant and increasing concentration of product with respect to time, मतलब एक यूनिट समय के भीतर रिएक्टेंट जो है विकारक, उसकी सांद्रता में कमी और प्रोडक्ट की सांद्रता कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी एक दिए हुए समय अंतराल में, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे, किस तरह से हम समीकरण के थ्रू इसको बताएंगे, तो इसका समीकरण जो है बहुत ही आसान है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन पूरा ही हटा देते हैं। कोई भी रिएक्शन है, मान लो 2A3B प्रोड्यूसेस 4C, 2A plus 3B react to each other and produce 4C। मतलब 2A और 3B आपस में रिएक्शन करके 4C बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसका रेट जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभिक्रिया के लिए A और B हो रही थी, इसमें T1 समय पे इन दोनों की सांद्रताएं मैंने सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी थी। आप मान लीजिए T1 समय पे A की सांद्रता A1 और B की सांद्रता B1 थी। इसी तरह से ये थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट होता है ये कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि सांद्रता लिखी हुई है। ये B1 जो है असल में B1 की सांद्रता लिखी हुई है। समझ में आया? ठीक। अगर मान लो कि T1 समय पे B की सांद्रता 10 ग्राम होगी, तो इसकी जगह पर हम 10 ग्राम लिख सकते हैं आराम से। इस B1 ब्रैकेट B1 जो है इसका मतलब 10 ग्राम हुआ। ठीक, सारी चीजें समझते हैं, चलो एकदम आसान भाषा में सब समझा देंगे। और इसी को हम T2 समय पर जब देखे तब ये A2 हो चुका था और ये B2 हो चुका था। हालांकि ये घटा होगा या बढ़ा होगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम के डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टाइम
माइनस इनिशियल टाइम। इसी तरह से अगर A2 की हम चेंज देखें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कितना होगा, डेल्टा A इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1। इसी तरह से हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, इसको भी आप ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ B1, ठीक। ये हमारे इक्वेशन बन के आएंगे। अब यहाँ पे हमको जब रेट निकालना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ROR इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T। ये है हमारा रेट रिएक्शन का इक्वेशन, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन का ये समीकरण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंपल चीज है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जहाँ क्वेश्चन आएंगे वो तो ये वाला इक्वेशन है, अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप इतना समझो, किसी T1 समय पे A की कंसंट्रेशन A1 और B की कंसंट्रेशन B1 थी। समय T2 पे कुछ समय पश्चात सांद्रताएं इतनी हो गई। हम अगर टाइम का चेंज निकालेंगे कि कितने समय अंतराल में हम देख रहे हैं चीजें, तो वो आएगा T2 माइनस T1। इसी तरह से हम कंसंट्रेशन की का चेंज निकाल लेंगे, कितना हुआ इस दिए हुए टाइम में, डेल्टा T समय में कितना चेंज हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिस चीज के निकाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ऊपर रखोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जैसे कि मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक्चुअल में जिस चीज की आप निकाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन बटे बीच का समयांतराल, कितने समय में उसमें चेंज आया है। अब ये यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है यहाँ, तो आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो माइनस है इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट है, ये घट रहा है। रिएक्टेंट की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन, वो टाइम के रिस्पेक्ट में घट रही है क्योंकि ये अभिकारक है। और प्लस ये बताता है कि ये जो बी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये बढ़ रहा है, बी की मात्रा टाइम के समय के साथ में बढ़ रही है, ठीक। तो ये इंक्रीज कर रहा है समय के साथ और ये डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस आ गया है। अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट ROR की यूनिट, ROR की यूनिट मतलब इकाई या मात्रक आप बोल सकते हैं, जिसको मात्रक बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर हम रखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता बटे चेंज इन टाइम, मतलब इसको हिंदी में लिखें तो ये सांद्रता परिवर्तन है, ऊपर सांद्रता परिवर्तन और नीचे है समय मतलब टाइम। इसकी यूनिट क्या बनेगी, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। सांद्रता भाई क्या, सांद्रता तो आप जानते ही हो ना, तो सांद्रता की इकाई होती है मोल पर यूनिट, मोल पर लीटर। और टाइम की क्या होती है, टाइम की सेकंड मानते हैं ना SI यूनिट, तो टाइम की हो गई सेकंड। अब इस मोल पर यूनिट है, मतलब इस एल को भी नीचे लाओगे तो ओवरऑल इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर सेकंड, लीटर सेकंड, या इसको लिखेंगे हम मोल, ये हो गया मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। जब इन दोनों को ऊपर लाओगे तो इनकी पावर जो है -1 हो जाएगी। तो ये इसकी यूनिट है, ठीक, मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरह से इसकी यूनिट है। यूनिट भी कभी कभी एक नंबर में पूछी जाती है, कभी कभी क्या इसमें से यूनिट बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर से पूछी जाती है, तो आपको ये यूनिट भी याद रखना है। और असली बात तो ये है, बहुत ही मजे की बात है, मजा तो आप चाहते ही रहते हो हमेशा। मजे की बात ये है, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, सेम यूनिट होती है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका जो रेट कांस्टेंट होगा, वेग व्यंजक स्थिरांक, हिंदी में बोलते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट और इस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये कैसी भी हो सकती है, इसमें ये नहीं है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये दोनों सेम होती हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी तरह से जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी उसका जो
वेग स्थिरांक होगा के, आगे आप पढ़ोगे वेग स्थिरांक के, रेट कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट होगी वो भी यही होगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये सारी चीजें जब हम अलग अलग लेक्चर आएगा पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितनी भी और nth ऑर्डर जो होता है ना, तो कितनी भी ऑर्डर की रिएक्शन हम सभी आपको करवा देंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ये पूरी यूनिट खत्म होने से पहले पहले आपको मैं सारे तरीके बता दूंगा, सारे हथकंडे आप जान जाओगे कैसे कैसे सोल्व करना है। अब सबसे मस्त जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नीट और IIT-JEE की तैयारी करते होंगे और एग्जाम भी देते होंगे, तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि ऐसे इक्वेशन कोई लिखा हुआ है, इसका आपको रेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो किस तरह से लिखोगे? बहुत ही आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन को R से डिनोट करते हैं। अभी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारा बाकी है इसमें, अभी हम R एवरेज पढ़ेंगे, R इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, ठीक, मतलब तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। ये रेट एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो ये सारी चीजें भी बची हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसका रेट हम कैसे लिखेंगे। इसके रेट को लिखने के लिए ये एवरेज होगा जो हम लिख रहे हैं, इसीलिए RAB लिखा आपको मिल सकता है। वही प्रोसेस करना है, डेल्टा AY डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा BY डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा CY डेल्टा T। यही रेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, इसके आगे 2 मोल लगा है, 3 मोल लगा है, यहाँ 4 मोल लगा है, इसको हमको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके डिवाइडिंग फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखोगे 1/2, यहाँ पे लिखोगे 1/3, यहाँ पे लिखोगे 1/4। मतलब इसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइडिंग फॉर्म में लिख देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 लगा था, यहाँ 3 लगा था, 1/3, यहाँ 4 लगा था, 1/4। और इसमें क्या करना है हमको, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, A और B क्या है, रिएक्टेंट, तो यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, यही आप फंसते हो, क्योंकि आपको सब आता रहता है, आप यहीं पे गलती कर जाते हो। ये प्रोडक्ट है इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया, ये दोनों रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ये रेट लिखने का इक्वेशन है, रेट इक्वेशन इसी टाइप से हमको लिखना रहेगा। इसके अलावा मैं एक और आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ, जैसे कि 5Br माइनस BrO3 माइनस 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6H प्लस, और इससे प्रोडक्ट बन है 3Br2 प्लस 3H2O, ठीक। तो इसका आपको रेट लिखना है, इस अभिक्रिया का जो रिएक्शन लिखी हुई है इसका रेट लिखना है। बहुत ही आसान है, टाइम है आपके पास 5 सेकंड का, जल्दी से पॉज करके देखिए, 5 सेकंड नहीं 1 मिनट ले लीजिए पॉज करके। तो आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कंप्लीट कर लिए, जिस का करेक्ट मैच हो रहा है समझ लीजिए उसको रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना आ गया। अगर इसका गलत हुआ ये, तो फिर समझ लीजिए भी आपको थोड़ा सा और इसमें परिश्रम करना है, पीछे बैग में जाके पढ़ना है, या इसी को समझ लो थोड़ा सा बैग करोगे, फिर से देखो इसको कई बार प्रैक्टिस करो। तो इसके रेट हम लिखेंगे जब इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है डेल्टा Br माइनस, ठीक, यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म जरूर लिखना है, ठीक है आपको, क्योंकि ये सांद्रताएं होती हैं, बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा BrO3 माइनस बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस की कंसंट्रेशन बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Br2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H2O की कंसंट्रेशन बटे डेल्टा T। इस तरह से पहले आपको लिखना है, फिर आपको डिवाइड करना है। इसको 1/5 से करोगे, क्योंकि Br के माइनस के सामने 5 लगा हुआ है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होता तो 1, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 6 है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/6,
और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/3। सेम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1/3। अब क्या करना है उसके बाद में, ये तीनों जो चीजें हैं यहाँ से यहाँ तक ये है रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या लगेगा प्लस और प्लस। ठीक, तो इस तरह से रेट इक्वेशन लिखा जाता है, अभिक्रिया का वेग समीकरण इसको कहते हैं। अभिक्रिया का वेग समीकरण आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से रिएक्शन एक दी रहेगी और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें मैच करना होगा कौन सा सही कौन सा गलत है। या इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन वो तो आगे इसी यूनिट में अगले लेक्चरों में आएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ की। रेट का ग्राफ किस तरह से होता है, तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं किस तरह से बनता है, उसके बाद में आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज चीजें बताते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे हम रखेंगे कंसंट्रेशन, यहाँ पे रखेंगे हम टाइम। ठीक, एक्स एक्सिस में है टाइम और वाई एक्सिस में क्या है कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक, ये होगा हमारा प्रोडक्ट और ये होगा रिएक्टेंट, मतलब ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। ठीक, तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि समय के साथ देखिए जैसे जैसे इधर टाइम बढ़ता जा रहा है तो इसका प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, इधर सांद्रता है ना, तो इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है, और जो अभिकारक है रिएक्टेंट इसकी सांद्रता धीरे धीरे टाइम के साथ घटती जा रही है। तो ये दोनों उत्पाद और कारक का एक ही में ग्राफ बनता है। इसके अलावा अलग अलग सेपरेट भी बहुत सारे बनते हैं, तो ये ग्राफ आपको बना लेना है। ठीक, क्योंकि इसमें समय के साथ जो कंसंट्रेशन है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सांद्रता, इतना तो आप जानते ही हो आप लोग, और ये है समय। ठीक, तो समय के साथ सांद्रता का ग्राफ है, अभिकारक की मात्रा घटेगी समय के साथ और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ये जो फिजिकल केमिस्ट्री इसमें ग्राफिकल चीज़ें ही होते हैं, ग्राफ के आधार पर ही हम निकालते हैं। तो मैथ वाले जो स्टूडेंट उनको तो आसान लगती है चीज़ें, थोड़ा बायो वालों को टफ लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करो तो इसमें कोई मैथ थोड़ी ना है, ये तो साइंस है, साइंस में इतनी तगड़ी मैथ नहीं होती है। अगर हम इस इंस्टेंटेनियस की बात करें और आर एवरेज मतलब औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, वही जो हम लिखे थे, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। मतलब ये कुछ समय अंतराल के बीच में हो रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आर इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा टी की वैल्यू लगभग जीरो के नजदीक हो, मतलब वही रिएक्शन में फिर से लिख रहा हूं A प्लस बी और इससे बन रहा था C। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि किसी T1 टाइम पे आपने देखा कि ये था 10 ग्राम, A से B ले लीजिए सीधे। ठीक, A से B, और ये उसी T1 टाइम पे था 0 ग्राम, और आपने क्या किया कि तुरंत T2 ले लिया। T1 के बाद तुरंत T2, मतलब एकदम थोड़े से ही समय में देखना चाहा कि कितनी रिएक्शन हो गई होगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन वही मान के चलो आप कितनी चेंज हुई होगी, यहाँ पे होगा 9.999, इतना है कंसंट्रेशन। 10 ग्राम थी और यहाँ 9.999 ग्राम बची हुई है, मतलब 0.0001 ग्राम ही खत्म हुई थी। तो समय कितना होगा, एकदम मान लीजिए आप 0.0001 सेकंड के बीच आप देख रहे हो,
तो यहाँ भी मात्रा कितनी बनी होगी 0.0001 ग्राम। जब समय मतलब समय अंतराल बिल्कुल ना हो, किसी एक इंस्टेंट पे बात की जाएगी, किसी एक तात्क्षणिक वेग की बात की जा रही है, ठीक। मतलब समय जब टेंड कर रहा हो एकदम जीरो को, इसको हम जीरो ही तो मान सकते हैं भाई, 0.0001 सेकंड है, उसको जीरो नहीं मान सकते। तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है जब वो टेंड कर रहा हो जीरो को, मतलब तात्क्षणिक, एक बार हम चेक किए T1 पे और तत्काल थोड़े समय बाद तुरंत फिर चेक कर लिए, तो उतनी देर में क्या रिएक्शन होगी, लेकिन कुछ तो हुई ना पॉइंट 1 में। तो मैथमेटिक्स में हम थोड़ा सा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब R इंस्टेंट लिखते हैं, तात्क्षणिक वाला लिखते हैं, डेल्टा टी जब जीरो को प्रवर्त कर रहा होता है, तब इसका इक्वेशन लिखा जाता है dA/dt, ठीक। मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब हम इस तरह से रेट लॉ लिखते हैं। मान लो अभी यही रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे था N2 + 3H2 और इससे बन गया 2NH3। इसके लिए आपको R इंस्टेंट लिखना है, R इंस्टेंटेनियस। तो आप किस तरह से लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, dt लिखोगे क्योंकि इंस्टेंट पूछा है, तात्क्षणिक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। माइनस जरूर लगाओगे आगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है इनकी सांद्रता घटती है समय के साथ और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे रेट इक्वेशन, तो रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाओगे, फिर यहाँ इज इक्वल टू, फिर माइनस लगाओगे क्योंकि हाइड्रोजन लिखने जा रहे हो, हाइड्रोजन भी क्या है, रिएक्टेंट है, इसकी मात्रा समय के सापेक्ष घट रही होगी। तो यहाँ लिखोगे 1/3। मैंने आपको बताया था जो कोफिशिएंट होगा इसके आगे, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको आप डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो 1/3 डेल्टा नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे dH2/dt इज इक्वल टू यहाँ 1/2, ये प्लस में रहेगा, यहाँ माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, 1/2 dNH3/dt, ठीक। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखते हैं। किसी एक इंस्टेंट पे जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं, तात्क्षणिक वेग को। तो आई होप आपको चीजें ये समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मोलिकुलरिटी देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके क्वेश्चन भी हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। इसके न्यूमेरिकल, इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो चीजें आपको अगले लेक्चर में मिलेंगी। तो आप पूरा लेक्चर देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा फायदा होगा। आधे में आप छोड़ जाएंगे तो आपको चीजें संभवतः समझ में पूर्ण रूप से ना आए और वो नुकसानदेह होंगी आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।